वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 अक्टूबर 2021 ज्योग्राफी को। अगर अभी तक आप एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं हम लोग एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क के ऊपर बना यह क्लास 10 के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपर्दन का कार्य होता है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है तो बी नंबर नहीं होगा, डिफ्लेशन नहीं होगा और बाकी सारे कार्य अपर्दन द्वारा नदी कार्य करती है। तो बी ऑप्शन को टिक कीजिएगा। 2 नंबर को देखिएगा, मरुस्थल की शुष्क नदी रिवर नदी तल रिवर वेड कहलाती है वाड़ी, इसको टिक कर लीजिएगा। आप हिम नदी के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें वाड़ी शब्द आपको मिलेगा, ध्यान से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 1.3 में देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में किसके दौरान रहता है या होता है, तो शीतकाल में होता है। 1.4 भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है बेंगलुरु। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। आप जब आंसर लिखते रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप 1.1 लिखकर डिफ्लेशन लिख लीजिए, 1.2 में वाड़ी लिख लीजिए, 1.3 में शीतकाल लिख लीजिए, 1.4 में बेंगलुरु लिख लीजिए। इस तरह से करके आपको आंसर लिखना है, ना कि पूरा ही क्वेश्चन को उतारते जाना है। अगर आप उतार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु बोर्ड में जब भी आप लिखते हैं, बोर्ड मतलब माध्यमिक परीक्षा में, तो इस तरह से समय बचाते हुए आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। मार्क्स दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर में मार्क्स दिया जा रहा है आपके मॉडल एक्टिविटी टास्क पर, उसी तरह से सितंबर वाले में भी दिया गया था। तो 2.1 में प्रचलित हवा प्लैनेटरी विंड्स की दिशा के समानांतर कौन सा बालू का टीला बनता है, तो सही उत्तर इसमें होगा बरखान। आप जब बरखान के बारे में पढ़ते हैं तो याद कीजिए, आप जब चर्चा कर रहे हैं तो वायु की दिशा की ओर बरखान का ढाल कम होता है, विपरीत दिशा में ढाल अधिक होता है। वायु की दिशा में उसके समानांतर खड़े ऊंचे और लंबे बालू के स्तूप बरखान कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, हो सके तो मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, देखकर समझ लीजिएगा। आप देखिए 2.2 को, 2.2 में किसी हिमनद को तोड़ने से विकसित भू आकृति का नाम लिखिए, तो सही उत्तर होगा सर्क हिम गोहर। ठीक है, हिम गोहर, इसके बारे में भी आप डायग्राम देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 2.3 को देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण दीजिए, तो सतपुड़ा लिख लीजिए आप, सतपुड़ा पर्वत लिखिए या विंध्याचल लिखिए, ये सब आते हैं एक ही तरह से। 2.4 भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आदर्श है, तो लावा के उद्गार से निकली काली मिट्टी। आप केवल काली मिट्टी भी लिखिएगा तो भी सही होगा, और लावा के उद्गार से निकली काली मिट्टी लिखिएगा तो भी सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें 2 नंबर करके 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले मैंने जो सॉल्यूशन तैयार किया, आंसर तैयार किया हुआ है, उसमें पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी के बारे में बता दिया है, उसके बाद में उसके 2 पॉइंट को लिखा है। आप चाहें तो केवल लिख सकते हैं विद्युत उत्पादन करने के लिए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, बस 2 लाइन लिख लीजिएगा, काफ़ी आंसर। फिर भी मैं कहता हूं कि आप चूँकि स्टडी कर रहे हैं, आप लिख कर सबमिट करेंगे, आप स्टैंडर्ड आंसर बनाइए और उसको याद करते जाइए माध्यमिक के रिस्पेक्ट में, ताकि आपको सही नंबर मिले, कहीं पे भी नंबर कटने का जगह न रहे। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य उन बहुमुखी परियोजनाओं से है जिनका निर्माण एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ बोलते हैं ना।
इन योजनाओं में नदियों के जल का उपयोग बहुत से कामों के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें बहुत उद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बांध बनाकर जल का संग्रह कर जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देख लीजिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहरें निकालकर सिंचाई करने और बाढ़ नियंत्रण में सुविधा करना होता है। तो कोई 2 पॉइंट जो दिया गया उसी को आप लिख लीजिएगा तो भी आंसर सही होगा। फिर से पहले की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्त से भी शेयर कीजिए, बताइए कि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपको यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करता है और मॉडल एक्टिविटी ही नहीं और भी मैथ्स के, फिजिकल साइंस के, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस या फिर नोट्स या फिर जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहें तो इसकी studypointsiliguri.com वेबसाइट पर भी जाइए और जो वीडियो को आप सुनकर समझ पा रहे हैं उसके नोट्स, लिखित नोट्स आपको मिलेंगे और जाकर आप उस पर पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं। 3.2 को देखिए, भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले कोई 2 उपाय लिखिए। यहाँ पर देखिए मैंने 3 उपाय बता दिया है, आप किसी 2 को ही लिखिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप कोई 2 को ही लिखिएगा। आप चाहें तो छोटा भी करके इसको छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं। पहला एक है, एक फसली भूमि को बहुफसली भूमि में बदलना। बहुत बार होता है क्या, केवल धान की ही खेती करते हैं एक ज़मीन में, फिर दूसरे चीज़ों का खेती नहीं करते हैं। तो पैरेलल आपको धान की खेती करनी है, उसके साथ साथ में मान लीजिए दलहन की खेती कीजिए। इस तरह का मतलब कम्बिनेशन बहुविकल्पीय आपको तैयार करना है। एक खेत में एक ही तरह का फसल उगा लिए, फिर खा लिए, तैयार कर लिए, बेच लिए, इस तरह से नहीं करना है। आपको एक से ज़्यादा किस्म का फसल का उत्पादन करना है। यही है उपाय। एक भूमि पर एक समय में अधिक फसलों की कृषि हो रही है। 2 फसली कृषि, बहुफसली कृषि, फसल परिवर्तन, फसलों का अदला बदली आदि का सहारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लिया जा रहा है। खाद्यान्नों की 2 या 3 फसलों के उत्पादन आज साधारण बात है। एक फसली भूमि की बहुफसली भूमि में परिवर्तन करने के लिए कृषि नई विधि आवश्यक है। 2 नंबर देखिए, कृषि की मूलभूत आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र को भूमि को पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। यदि सभी खेतों को आवश्यकता के समय जल की व्यवस्था हो जाए तो उत्पादन एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ लीजिए नीचे में मैंने लिख कर बताया है, इसको लिखना नहीं है आपको। 1950 से 1951 में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था 17% भूमि में ही थी। वहीं सोच लीजिए आप 1999 से 2000 साल में 41% भूमि की सिंचाई में व्यवस्था हो गई है। इस कारण से क्या हो रहा है, जो फसल उगने वाला है उस फसल में पानी की उपलब्धता अच्छी तरह से हो रही है, उसको पोषण मिल रहा है, इस कारण से उपज बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो सिंचाई बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इस पॉइंट को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, आपको कोई 2 पॉइंट को ही लिखना है, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 2 उपाय बताना है। आपको सुविधा हो, आपकी जानकारी बढ़े बोलकर मैंने 3 पॉइंट लिखा है। कृषि संबंधित शिक्षा। आज जिस प्रकार से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में शिक्षा आवश्यक हो गया है। इससे किसान कृषि के संबंध में होने वाली नित नए खोजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में रेडियो, टेलीविज़न आदि से कृषकों के लिए जलवायु, नवीन खाद, नवीन बीज, फसलों के लिए मिट्टी किस प्रकार तैयार की जाए, किस फसल के लिए कौन सी खाद दी जाए आदि संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इससे अब देखते हैं कि टीवी चैनल्स भी हैं, टीवी चैनल से भी फ़ायदा होता है किसानों को, वे समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुविधा हो गई, यूट्यूब के माध्यम से इनको काफ़ी सारे फसलों की जानकारी मिल जाती है, किस तरह से खेती करें, किस तरह से सारी
उर्वरकों का इस्तेमाल करें, सारी जानकारी मिल जा रही है। तो इन बातों को आपको समझ के रखना है। तो आप कोई 2 पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। इसकी टीम बहुत तैयारी के साथ में आंसर्स तैयार करता है, आपकी सुविधा के लिए स्टैंडर्ड आंसर तैयार करता है, और मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। भारत की परिवहन व्यवस्था में सड़क मार्गों का अधिक महत्व है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 3 नंबर का है, थोड़ा बड़ा लिखा गया है, आप चाहें तो पॉइंट्स छोटा कर सकते हैं। 3 नंबर का है तो करीब करीब 4 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर भी इसकी टीम ने ज़्यादा पॉइंट्स लिखा है ताकि आप उसमें से चूज़ करके छोटा बना सकते हैं। शुरू करते हैं 4 नंबर को। सड़कें किसी देश की धमनियाँ और सिराएं हैं जिनके द्वारा प्रत्येक सुधार रूपी रक्त का परिवहन होता है, जे वेंथम ने कहा था। भारत जैसे विशाल देश में सड़कें यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान समय में भारत में कुल देख लीजिए इतने किलोमीटर सड़कें हैं, इनमें से पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें कितनी किलोमीटर की हैं आप देखकर समझ सकते हैं। सड़कों के महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, कम और मध्यम दूरी पर माल और मनुष्य के परिवहन के लिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। 2 नंबर, सड़क अपेक्षाकृत सस्ता परिवहन का साधन है, इसका निर्माण और रखरखाव सरल होता है। 3 नंबर देखिए, सड़कें रेलवे परिवहन की पूरक होती हैं। रेलवे द्वारा परिवहन के माल से संग्रह और वितरण के लिए सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर देख लीजिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक लचीला है। सड़क द्वारा परिवहन की सुविधा उन स्थानों पर भी उपलब्ध होती है जहां रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए पहाड़ पर आपको ले जाना है तो उस समय सड़क मार्ग के द्वारा आप सामानों को पहुंचा सकते हैं, मेडिकल सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं, भोजन सामग्री को पहुंचा सकते हैं, भूस्खलन के समय में मदद की जा सकती है। ठीक है, दूध, फल, सब्जी जैसे नाशवान वस्तुओं का सड़क परिवहन द्वारा रेलवे की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के माध्यम से बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि खेतों तक पहुंचाए जाते हैं और खेतों से तैयार माल बाजार तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि विकास, औद्योगिक विकास, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, दुर्भिक्ष का निवारण, बेरोजगारी का निवारण, आर्थिक नियोजन और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने में सड़कें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो आप 6 पॉइंट देख चुके हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। 3 नंबर दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो आप चाहें तो यहाँ पर इतने पॉइंट ना लिखकर कोई 4 पॉइंट लिख लीजिएगा तो भी आपका आंसर स्टैंडर्ड आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत की जनसंख्या वितरण की भिन्नता के लिए उत्तरदायी भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, कहीं कहीं पर जनसंख्या काफ़ी में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस चीज़ को हम लोग भौतिक कारकों के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। भारत एक मानसूनी देश है। सभी मानसूनी देशों में जनसंख्या का अधिक घनत्व और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि अपनी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित भौतिक कारकों के कारण भारत में जनसंख्या वितरण की भिन्नता संभव हुआ है। पहला कारण देख लीजिए, असमान वर्षा। भारत में वर्षा का वितरण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। गंगा के मैदान निचले भाग में और पश्चिमी पूर्वी तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या यहाँ अधिक है। पूरब से हम जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, भारत में देखिए वर्षा की मात्रा और जनसंख्या कम होती जाती है। अतः जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, तापमान। बहुत ऊंचा और बहुत नीचा तापमान जनसंख्या के घनत्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यही कारण है कि हिमालय के पर्वतीय भागों और थार के मरुस्थल में कम जनसंख्या मिलती है।
इसके विपरीत जहाँ तापमान कम रहता है सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार। तीसरा पॉइंट देखिए, सिंचाई की व्यवस्था। भारत के सभी भागों में वर्षा कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होता। वर्षा का यह अभाव सिंचाई के साधनों द्वारा पूरा किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में नहर और नलकूपों की सुव्यवस्था है। इनसे कृषि उत्पादन अधिक होता है और जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। 4 नंबर देखिए, उपजाऊ भूमि। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उपजाऊ समतल मैदानों, नदियों की घाटियों और डेल्टाओं में निवास करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि उन्हें जीविकोपार्जन के साधन जुटाती है। यही कारण है कि भारत में जनसंख्या का घन के विशाल मैदान पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान में दक्कन के पठार और थार के मरुस्थल की अपेक्षा अधिक है। उपजाऊ भूमि घनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होती है, अतः उपजाऊ कृषि क्षेत्र घने बस जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप 4 पॉइंट को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 मार्क्स दिया गया है, आप करीब करीब 6 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। ये नहीं सोचना है कि आपका आंसर बहुत बड़ा हो जा रहा है, आप नंबर को भी देखकर समझिए कि आपको 5 मार्क्स का आंसर लिखना है। आप भले चाहें तो प्रत्येक पॉइंट से थोड़ा कुछ 2 लाइंस को या 1-2 लाइंस को कम कर सकते हैं, समझकर छोटा कर सकते हैं। छठा पॉइंट देखिएगा, खनिजों की उपलब्धि। जिन राज्यों में कोयला, लोहा, सोना और खनिज तेल आदि उपयोगी खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ही जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। छठा पॉइंट देख लीजिएगा, यातायात की उन्नत व्यवस्था। जिन स्थानों पर यातायात के साधनों, सड़क, रेल या जल यातायात, वायु यातायात का विकास होता है, वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। यातायात के साधन मानव के लिए उपयोगी पदार्थों की पूर्ति करते हैं। व्यापार, उद्योग, कृषि का विकास यातायात के साधनों पर निर्भर करते हैं। गंगा यमुना के मैदान में रेल और सड़क का जाल बिछा होने के कारण घनी जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी ओर थार के मरुस्थल में यातायात का समुचित विकास न होने के कारण वहाँ अल्प जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्रांति। जिन स्थानों पर नए उद्योगों की स्थापना होती है, वहाँ नए नगर बस जाते हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिजों की खोज और उद्योगों की स्थापना के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, 7 पॉइंट देकर आपको जनसंख्या में भिन्नता को समझाया गया है। आप 7 पॉइंट की जगह अगर चाहें तो क्वेश्चन में 5 मार्क्स दिया गया है, तो आप कोई 5 पॉइंट लिख सकते हैं। आप अपने सुविधानुसार लिखकर आंसर को कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। सारे लिंक्स दिए गए हैं।